बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि क्यों कुछ सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ सॉलिड हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते, ऐसा क्यों है। जैसे एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट को अगर मैं आयरन, निकल या कोबाल्ट के पास लेके जाऊं या स्टील के पास लेके जाऊं तो उसको तो वो फौरन अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अगर उसी मैग्नेट को मैं कॉपर, गोल्ड, वुड या प्लास्टिक के पास लेके जाऊं तो उसको अट्रैक्ट कोई नहीं करता। तो ऐसा क्यों है कि कुछ जो सॉलिड्स हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिज्म शो करते हैं, कुछ शो नहीं करते। तो ऐसा क्यों है, वो सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक और चीज डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, कि मैग्नेटिज्म कहां से आ जाता है, वो चीज आज हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहां है, ये कहां से प्रोड्यूस हुआ है, तो वो भी चीज आज हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इन सब पे आज हम तफसील से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। बुक में बहुत शॉर्ट बताया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको एक डेप्थ में जाकर समझने की कोशिश आज हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट। मैग्नेट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हमारे पास होते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आगे से मजीद दो टाइप्स के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोरेरी मैग्नेट। अब जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, आज हम वो भी आपको बताएंगे कि परमानेंट मैग्नेट अगर हमें बनाना है तो वो हम कैसे बनाएं। आज हम आपको वो भी इस लेक्चर में इंशाल्लाह बताएंगे। तो देखिए इनकी शेप्स के बारे में, कुछ हमारे पास बार मैग्नेट होते हैं, कुछ हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं और डिस्क मैग्नेट होते हैं। ठीक है, टेम्पोरेरी मैग्नेट में क्या होता है कि ऐसे ये मैग्नेट है कि जिनको हम करंट जब तक दे रहे हैं तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही करंट देना बंद कर दिया वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देते हैं। जैसे सोलेनाइड है, सोलेनाइड को अगर हम करंट दें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही करंट बंद कर दें, करंट ऑफ कर दें तो क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो भी खत्म हो जाती है, तो वो एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट बिहेव नहीं करती। ठीक है, तो ये टेम्पोरेरी मैग्नेट हम खुद से बना सकते हैं, जब तक करंट है तब तक मैग्नेट है, जब करंट नहीं है उसमें तो मैग्नेट नहीं है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और डिस्क मैग्नेट आते हैं। अब बार मैग्नेट की अगर बात करें तो बार की शेप का ये होता है जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और साउथ पोल के अंदर जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं। ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट यू शेप्ड के होते हैं। ठीक है, इस तरह यू शेप के होते हैं जिसमें ये वाला इसका हिस्सा नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो डिस्क की शेप के होते हैं। ठीक है, जो उनको हम डिस्क मैग्नेट कहते हैं। अब इनका फॉर एग्जांपल जो पीछे वाला हिस्सा वो नॉर्थ पोल है, आगे वाला हिस्सा साउथ पोल है। तो कोई भी मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल लाजमी रहेंगे। ठीक हो गया। अब ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पे जाने से पहले हम देखते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है और अगर एक बार मैग्नेट है, ठीक है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। देखिए ये हमने एक करंट कैरिंग लूप ले लिया। ठीक है, कोई भी कॉपर का बना हुआ ऐसे करंट कैरिंग एक लूप ले लिया। अब उस करंट कैरिंग लूप में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमें पता है कि जब भी किसी लूप में करंट फ्लो करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ऐसा ही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है तो उसके एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, सोलेनाइड वाले टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब किस तरह से हमें पता चलाएं कि कहां पर नॉर्थ पोल बना है, कहां पर साउथ पोल बना है। पहले ये समझें कि लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। ये लूप है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे सोलेनाइड में प्रोड्यूस होती है। तो इसका नॉर्थ और साउथ पोल हम कैसे फाइंड करें। आपने क्या करना है कि
करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। मान लीजिए ये वाला जो लूप है ना, ये इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब विल शो द नॉर्थ पोल, थंब क्या शो करेगा? नॉर्थ पोल को शो करेगा। तो इधर इस कॉइल का इस लूप का नॉर्थ पोल बनेगा, इसकी बैक साइड पे इधर साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अब नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, साउथ पोल के अंदर जा रही है। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब अगर मैं इसको एक मैग्नेट से कंपेयर करूं, एक टाइनी मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट है, एक छोटा सा हमने बार मैग्नेट लिया तो उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और साउथ के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर चली गई। ठीक है, तो एक लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और एक जो छोटे से बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आपको देते चलें, वो आगे इस पूरे लेक्चर में यूज होगा, और भी हम उस पर बार बार उस कॉन्सेप्ट को हम दोहराते रहेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए। कुछ लोग एंगुलर मोमेंटम के जरिए से समझाते हैं, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट के जरिए से समझाते हैं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से समझाते हैं। इस लेक्चर में मैं वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के जरिए से समझाऊंगा। अब देखिए, एक करंट कैरिंग लूप है, कोशिश करेंगे वो कॉन्सेप्ट इधर ही समझ आ जाए, आगे बहुत ज्यादा यूज होगा वो। ठीक है, आगे फिर से समझाएंगे उसको। एक करंट कैरिंग लूप है और हमें पता है एक करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। अब मैग्नेटिक डायपोल से क्या मुराद है? डायपोल मतलब उसके दो पोल कौन से? एक नॉर्थ पोल, ठीक हो गया, एक साउथ पोल। तो करंट कैरिंग लूप एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, अब यहां पर हम उस मैग्नेटिक डायपोल को कैसे शो करते हैं? ठीक है, एक टर्म आती है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, उसको हम कैसे करते हैं? एक एरो सा लगा देते हैं। ठीक है, बजाय ये कैसे नॉर्थ और साउथ पोल लगाएं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल लिखें, हम क्या करते हैं? एक एरो लगा देते हैं जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। एक एरो लगा देते हैं और इसका हेड क्या शो करेगा? नॉर्थ पोल को, इसकी टेल क्या शो करेगी? साउथ पोल को। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या सिंपल मैग्नेटिक मूवमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो जब भी याद रखना है, इसको लाजमी याद रखना है कि जब भी किसी करंट कैरिंग लूप किसी भी एक लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगी, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा, एक साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जिसको हमने एक एरो से शो कर दिया। अब ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताता है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इस तरह से। ठीक हो गया, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट या सिंपल हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। आगे जाके इसका यूज होगा। अब ये तो हमने कंपेयर कर लिया एक लूप और एक छोटे से मैग्नेट को। अब हमने क्या किया कि एक लूप नहीं, बहुत सारी लूप को मिला के एक कॉइल बनाई, यानी एक सोलेनॉइड बनाई और उसमें क्या किया? करंट को फ्लो किया। ठीक है, अब जाहिर है कि बहुत सारे लूप को मिला के एक कॉइल बनाई और एक सोलेनॉइड बन गई और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। अब यहां पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। किस तरह फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरह से फिंगर को कर्ल करना है एंटी क्लॉकवाइज की। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब विल शो द नॉर्थ पोल, थंब विल शो द नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ क्या बन जाएगा? साउथ पोल। ठीक है, यानी इस सोलेनॉइड में से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं और ऐसे अंदर आ रही हैं इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये सोलेनॉइड क्या करेगी? एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। ये सोलेनॉइड एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट बिहेव करेगी जब तक इसमें करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह मैंने इसी की मैग्नेटिक फील्ड को एक कंपेयर किया एक बड़े बार मैग्नेट से। जब बड़े बार मैग्नेट से कंपेयर किया तो उसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना है। ठीक है, तो बड़ा बार मैग्नेट हो तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी। तो इन दोनों की हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? सेम है। ठीक है,
एक लूप को छोटे बार मैग्नेट से कंपेयर किया, एक कॉइल को या एक सोलेनॉइड को बड़े बार मैग्नेट से कंपेयर किया, तो हमने देखा कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सेम है। तो यहां से ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के यहां पे एम्पेयर ने सोचा, एम्पेयर एक साइंटिस्ट है, एम्पेयर ने सोचा कि ओरिजिन ऑफ जो मैग्नेटिज्म है, जहां से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सर्कुलेटिंग करंट है, यानी मूविंग चार्जेस की वजह से ये मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है इनमें। क्यों? देखिए करंट फ्लो कर रहा है, यानी मूविंग चार्जेस इसमें है, उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चार्जेस ही इस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन है। अब उस वक्त एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं था हुआ, लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ, तो एम्पेयर्स के आइडियाज को उन्होंने मान लिया, उस वक्त नहीं था माना। क्यों? एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर उस वक्त डिस्कवर नहीं था हुआ। तो अब हम देखते हैं कि ये ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कहां है, ये कैसे चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एटॉमिक लेवल पर अब हम इसको देखने लगे हैं। यहां पर देखें, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म ढूंढने के लिए हमने क्या किया, एक एटम लिया, ठीक है, जिसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। अब देखिए, टू टाइप्स की इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की मोशन करता है। एक तो ये न्यूक्लियस है, तो एक तो इसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा के ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, एक अपने ही स्पिन एक्सिस के गिर्द ऐसे अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी करता है। दो टाइप्स की मोशन करता है। जैसे अर्थ है, अर्थ एक तो सूरज के गिर्द भी ऐसे चक्कर लगा रही है, सन के गिर्द भी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिटल मोशन कर रही है। एक जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन भी कर रही है। तो अर्थ भी दो किस्म की मोशन कर रही है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो भी दो किस्म की मोशन कर रहा है, एक न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, एक अपने ही एक्सिस के गिर्द ऐसे स्पिन मोशन भी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप गौर करें, ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि एक लूप सा नहीं बना रहा, और लूप में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी चार्ज मोशन कर रहा है। तो ये लूप एज अ करंट कैरिंग लूप नहीं काम देगा, एज अ करंट कैरिंग लूप ये बिहेव नहीं करेगा। इस बात को समझें, फिर से बता रहे हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के राउंड अबाउट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, एक लूप सा बना रहा है। ठीक है, और लूप है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और चार्जेस की मोशन ही तो हमारे पास करंट होता है। ठीक है, और जहां भी करंट होगा, जहां भी करंट होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाजमी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा कि ये ऐसे मूव करे तो एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की मोशन में, इलेक्ट्रॉन की मोशन में जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। जैसे यहां पर किया था, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब विल इंडिकेट द नॉर्थ पोल, तो यहां पर इस एटम के क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और यहां पर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऊपर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, कोई साउथ पोल बन जाएगा, यानी कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी इस इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। ठीक हो गया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के जरिए से या मैग्नेटिक मूवमेंट के जरिए से शो कर देते हैं, एक एरो के जरिए से हम शो कर देते हैं। ठीक है, अब ये हेड क्या शो कर रहा है, नॉर्थ पोल को, और टेल क्या शो कर रही है, साउथ पोल को। ठीक हो गया, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो गया, एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो गया, जैसे यहां पर क्रिएट हुआ ऐसे यहां पर भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो गया। तो अब क्या स्पिन मोशन की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम होती है। स्पिन मोशन की वजह से भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको बता रहे हैं कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन की
ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हमने एक एरो यानी मैग्नेटिक मूवमेंट से शो कर दिया। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कंबाइन होके एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट सा बनाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट है ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों की वजह से है। साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर कोई एटम है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। एटम इज एक्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट है। तो यहां से हमें पता चला कि जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है वो सर्कुलेटिंग, वो इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो आपने कहना है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टाइप्स की होती है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और एटम एक्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि एटम्स तो हर चीज में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज में होते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। अब ये क्या कहानी होगी, तो वो चीज देखते हैं। देखें, मैग्नेटिक मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट को बस याद रखें। ये मैग्नेटिक मूवमेंट कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट, और याद रखें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें जो मेजर फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है। स्पिन मोशन की वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इसमें एक और फैक्टर भी आता है कि खाली इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटर और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती। एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो भी क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन कर रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसमें एड अप होगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जब एटम एक्ट्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, तो वो जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से। ठीक हो गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक आपने याद रखना है। अब कुछ एलिमेंट्स हैं कि जिसमें एटम बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एटम डजंट बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। अब जिनमें तो एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो तो हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर वो मटेरियल शो करेंगे, लेकिन जिसमें एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। अब ऐसी क्या वजह होती है कि कुछ में एज अ टाइनी मैग्नेट एटम काम करता है, ठीक है, एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करता है, और कुछ में एटम एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करता, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वो चीज देखने लगे हैं। अब देखिए, ये लाइन आपने याद रखनी है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम याद रखिए, मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं, इज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन। दूसरा एक ये याद रखना है, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन, और ये एटम जिसमें मैंने दो डब्बे से लगाए हैं, यानी कि कुछ एटम ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम ऐसे होते हैं कि जिनमें उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट बन रही है, तो वो क्या करते हैं, इन सबको जब हम मिलाएं तो एक वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करते हैं। कुछ एटम होते हैं कि जब उनके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, उनको अगर आपस में मिलाएं तो एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है। तो वो एटम एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। ठीक है, वो एटम एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये कोई एक टाइनी मैग्नेट है। ठीक है, और ये क्या है, ये नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है जो तमाम इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट्स को मिलाने से हमें आई है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें उनके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट है, उनकी ओरिएंटेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, बस फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे है,
कुछ में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाली मूवमेंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, यानी कि उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं वो सारी क्या करती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। कोई ऐसे होगी, कोई ऐसे होगी, कैंसिल हो गया, कोई ऐसे होगी, ऐसे होगी, कैंसिल हो गया, कोई ऐसे होगी, ऐसे होगी, कैंसिल हो गया, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उनका जीरो आता है। तो ऐसे एटम एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करते, और वो एलिमेंट, वो मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो ये चीज याद रखनी है। अब इसी तरीके को, इसी चीज को आपकी बुक के रिस्पेक्ट से समझाते हैं। आपकी बुक वाला क्या कहता है कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, एक दूसरे को इन्हेंस करती है, और वो जो एटम है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करता है उन एलिमेंट्स में। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हुई होती है कि उन सब की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। वो एक दूसरे को कैंसिल, उनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से हुई होती है कि उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होती है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो एटम है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करते। और ऐसे जो हमारे पास ऐसे एलिमेंट जिनके एटम्स जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं या फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। और जिनमें एटम्स एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करते उन मटेरियल को हम डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वो आगे जाके जब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या है, इसी मैग्नेटिक मूवमेंट वाले कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं। आपके कोर्स में तो 3 ही टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वैसे इसके अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और एंटी फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। लेकिन आपके कोर्स में जस्ट 3 है तो हम ये 3 ही जस्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। In these substances, the orbits and spin axis of electrons in an atom are so oriented that their fields cancel each other and the net magnetic field is zero। कि इसमें जो ऑर्बिट्स हैं या जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह से ओरिएंटेड हुए होते हैं कि उनसे प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जीरो आती है। वही पुरानी बात कि सब इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट्स बनेंगे, सब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो इस तरह से ओरिएंटेड होंगे, उनकी डायरेक्शन इस तरह से होंगे कि वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं, वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ है और एंटीमनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है और जिसमें ये क्या है, एटम है, कि बहुत सारे एटम्स हैं, एटम है लेकिन एज अ टाइनी मैग्नेट ये बिहेव कर रहे, इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। एटम है लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लें कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है और मैंने इस पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की किसी और मैग्नेट की जो बनाया है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होता है। मैंने क्या किया, वो इसके करीब लाए, यानी इस डायामैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है। तो ये डायामैग्नेटिक फील्ड मटेरियल क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। किस तरह से रिपेल होते हैं वो आपको बताते हैं कि मान लें कि ये जो ब्लैक है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो रेड मार्कर है ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अब जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करूंगा तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल आगे आगे चलने लग पड़ेगा, फिर अप्लाई करूंगा फिर आगे आगे चलने लग पड़ेगा, यानी ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। वैसे तो ये BS लेवल पे चीज़ें आती हैं लेकिन बता ही देते हैं कि ये क्यों रिपेल होता है। कोशिश करेंगे अब C लेवल वाले बच्चे 2-3 मिनट की वीडियो आगे कर दें वरना कंफ्यूज होंगे। अच्छा, क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो जाते हैं छोटे छोटे।
इंड्यूस मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट हो जाते हैं। लेंसेज लॉ आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस करंट्स उसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस छोटे छोटे डायपोल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, जिनके इस तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल बन जाता है, ठीक हो गया। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी इस तरफ क्या है, नॉर्थ पोल ही है, ठीक है, ये इसका क्या है, नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और सारी की सारी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये इस डाया मैग्नेटिक मटीरियल के बाहर से गुजर जाती है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनमें स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल क्रिएट हो जाते हैं, और हमें पता है कि वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे लेंसेज लॉ के मुताबिक। जो चीज़ इंड्यूस्ड हुई होती है वो अप्लाइड को हमेशा अपोज करती है। लेंसेज लॉ वाला अगर मेरा लेक्चर देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो ये इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन एफएससी लेवल पे ये याद करने की जरूरत नहीं है। एफएससी लेवल पर जस्ट इनकी डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की। अच्छा, अब इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होगा? In these substances, the orbits and spin axis of electrons in an atom are so oriented that their fields support each other, and the atom behaves like a tiny magnet. यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें ऑर्बिट्स एंड स्पिन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इस तरह से ओरिएंटेड हुए होते हैं कि इनसे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट करती है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और एटम इज एक्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट। एटम एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक टाइनी मैग्नेट सा बन जाता है, ठीक है, किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। यहां तो कुछ भी नहीं था, यहां पर है। और इनके एग्जाम्पल में क्या है? एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, क्रोमियम, सोडियम, ये क्या है? ये सारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल ये पैरामैग्नेटिक मैंने कोई सब्सटेंस लिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। अब एक और मजे की बात इसमें याद रखनी है कि इसमें सारे एटम्स एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, सारे एटम एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। मान लें कि ये भी एक मैग्नेट है, एटम है, ये सारे एटम्स हैं, ठीक है, जो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। अब यहां पर देखें बहुत सारे एटम्स हैं जो एज अ टाइनी मैग्नेट काम कर रहे हैं, जिन सब की एक अपने अपने एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्योंकि सारे एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। याद रखें जो हमने पहले बातें की थी वो एक एटम पे की थी कि जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मूवमेंट मिलकर इसको सपोर्ट करती हैं, और एटम एज अ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट के तौर पर काम करता है, एज अ टाइनी मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक मटेरियल की बात कर रहे हैं कि जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, और वो सारे एटम्स एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, एज अ मैग्नेटिक डायपोल बिहेव कर रहे हैं। तो सब एटम्स की एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, सब एटम्स की एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। मान लिया आप ये एटम है तो सबकी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, लेकिन अब इस मटेरियल के अंदर सारे एटम्स की जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो डिसऑर्डरली रेंज होगी। मतलब किसी की एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से होगी, किसी की इस तरह से होगी, किसी की इस तरह से होगी, किसी की इस तरह से, 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 यानी सबकी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट होगी एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो ये क्या करेंगे, अब सारी ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं ये सारी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ये सारी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। याद रखें कि एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट हैं, लेकिन वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसमें तो बनती नहीं थी ना डायमैग्नेटिक में, इसमें तो है ही नहीं है, लेकिन इसमें एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन वो इस तरह से ओरिएंटेड हैं, डिसऑर्डरली ओरिएंटेड हैं कि वो सारी एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। और ये पूरा मटेरियल, इस पूरे मटेरियल में ये एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करेगा। अब अगर मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं, अगर मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो फिर क्या होगा?
तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है इन पे टार्क अप्लाई करती है और इसको ऐसे रोटेट कर देती है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट से टकराई और इस पे टार्क अप्लाई किया और ये ऐसे रोटेट होगी। तो जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ये जितनी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, जितने ये मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, ये सारे एक ही डायरेक्शन में ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। जब अलाइन हो जाएंगे तो मैग्नेट से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जाहिर है बाहर वाला एक्सटर्नल मैग्नेट हमने यूज किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो अट्रैक्ट होंगे। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नेट को मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा तो ये इससे अट्रैक्ट होते जाएंगे। बाहर मैग्नेट जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है तो ऐसे ये अट्रैक्ट होते जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट बनी थी, जो इनमें मैग्नेटिक डायपोल बने थे, वो सारे अब एक ही तकरीबन एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कंप्लीटली 100% नहीं होते, तकरीबन अलाइन हो गए हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करूंगा तो ये दोबारा डिसअलाइन हो जाएंगे, ये भी याद रखना है। ठीक है, अलाइन करना भी इनको आसान है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुई दोबारा से ये डिसअलाइन भी आसानी से हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनकी सारी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। There are certain solid in which the atom cooperate in such a way that their individual magnetic fields are added to exhibit strong magnetic effect। याद रखिए, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ देखेंगे। ये जो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर वगैरह में यूज़ करते हैं, अक्सर घरों में, किसी भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो भी आपको बताएंगे। इसकी एग्जांपल कौन सी है? आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील। अब जैसे ही आप आयरन को ले और मैग्नेट ऐसे पास लेके जाए, एकदम नहीं अट्रैक्ट हो जाता उससे। जैसे कोई कील है, मैग्नेट पास लेके जाए एकदम अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करता है। अब इसमें क्या होता है वो चीज़ देखें। इसमें ना पूरे सब्सटेंस में ऐसे छोटी छोटी डोमेन्स बनी होती हैं। छोटी छोटी क्या होती हैं? डोमेन्स बनी हुई होती हैं। छोटी छोटी डोमेन्स बनी होती हैं। डोमेन्स क्या होती हैं? स्मॉल रीजन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में, कि जिन रीजन में सारी की सारी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो होंगी वो अलाइन होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, बताते हैं किस तरह से। देखिए, अगर मैं सिर्फ इस डोमेन की बात करूं, सिर्फ इस फेरोमैग्नेटिक ये मटीरियल है, सिर्फ इस रीजन की बात करूं, अब इसमें देखें कि सारी की सारी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, या सारी की सारी जो मैग्नेटिक डायपोल हैं ये सारे एक ही डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस डोमेन की, तो इसमें भी क्या है, सारे एक ही डायरेक्शन में है। अगर इसकी बात करूं एक ही डायरेक्शन में, अगर इसकी बात करूं एक ही डायरेक्शन में, तो कोई भी डोमेन उठा के देख लें उसमें सारी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, लेकिन अगर एक डोमेन को दूसरी से कंपेयर करें फिर एक डायरेक्शन में नहीं है, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे करें, इसको इससे करें, तो फिर एक डायरेक्शन में नहीं है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है कि डोमेन में, अब डोमेन का साइज क्या होता है 1 मिलीमीटर तक, तकरीबन 1 मिलीमीटर या इससे भी कम होता है, जिसमें 10 टू रेज़ पावर 16 से लेकर 10 टू रेज़ पावर 20 एटम्स होते हैं। अभी सारे एटम्स हैं एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, यानी कि लाखों करोड़ों एटम्स होते हैं एक डोमेन के अंदर। ठीक है, वो सारे एज अ एटॉमिक मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं, सॉरी टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या ये पूरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक मैग्नेट बन गया है? नहीं, इसमें भी क्या होगा कि एक डोमेन में जो टाइनी मैग्नेट से बने हैं, एक डोमेन के मैग्नेटिक डायपोल दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सारे इस तरह से ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, इसमें मैग्नेटिक डायपोल किस तरह है, इस तरह से, और ये जो नीचे वाली डोमेन है इसमें इस तरह से है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसमें जो है वो इस तरह से है, नीचे वाली में इस तरह से है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी।
तो सारी जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। इसीलिए अगर आप कोई कील वगैरह ले लें या कोई भी लोहे का टुकड़ा ले लें, वो दूसरे लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि उसमें जितनी डोमेन्स बनी हुई हैं, उसमें जितनी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो सारी एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इस वजह से। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट चीज आती है कि जब मैं इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इन मैग्नेटिक डोमेन्स पे फोर्स अप्लाई करती है, टार्क अप्लाई करती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इससे भी पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको दे दे, कुछ बच्चों के जहन में आता होगा कि जैसे डायामैग्नेटिक में ये इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट से बने हैं छोटे छोटे, क्या इसमें और इसमें नहीं बनेंगे? इसमें भी बनेंगे, लेकिन ये इतने स्मॉल साइज होते हैं कि इनके मुकाबले में ये जो पहले से एटॉमिक टाइनी मैग्नेट से बने हुए हैं, पहले से मैग्नेटिक डायपोल बनी हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, इनके मुकाबले में ये जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, इसलिए इनका असर ख़त्म हो जाता है इनमें और इनमें आके। ठीक हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसके, तो अब बताते हैं कि ये अब किस तरह से जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से बिहेव करेंगे। अब हम इस पे आने लगे हैं। ठीक है, इसको अब मैं रेस करने लगा हूं। इसकी भी बड़े मज़े की कहानियां बताते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास दो टाइप्स के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं। एक आते हैं सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और एक आते हैं हार्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बीच में लाने लगे हैं। अब देखिए, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जिनमें जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इसमें जितने भी मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल कह रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट कह रहे हैं, की चीज होती है, तो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस तरह से क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड को हटाऊंगा तो ये सारे के सारे एकदम से दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। ये होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कि जिनको अलाइन करना भी आसान होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से, और डिसअलाइन करना भी आसान होता है। ठीक है, जो हमारे पास आयरन है वो क्या है, वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब आपने नोट किया होगा, जब हम सोलेनाइड लेते हैं तो सोलेनाइड में क्या रखते हैं, एक सॉफ्ट आयरन रखते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, जब सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो जो आयरन होता है उसकी सारी जो ये मैग्नेटिक डायपोल्स हैं ये अलाइन हो जाते हैं, और ये जो सोलेनाइड है ये एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेट काम करती है। अब ये टेम्पोरेरी मैग्नेट बन जाता है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो फिर से सोलेनाइड एज अ टेम्पोरेरी मैग्नेटिज्म उसमें खत्म हो जाता है। अक्सर अभी आप घरों में एक्सपेरिमेंट करके लाजमी है इसको चेक करना है। आपने क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है और मैग्नेट के आगे लगा देनी है एक कील। मान लें कि ये रेड कलर का मार्कर क्या है, ये एक कील है, एक आयरन की कील है। अब ये मैग्नेट है, ये कील है। अब क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हुई और ये कील में, ये आयरन में सारी मैग्नेटिक जो डायपोल्स हैं वो अलाइन हो गए। अब ये जो कील है, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये भी एज अ मैग्नेट आप काम कर रहे हैं। अब अगर आप इसको दूसरी कीलों के पास लेके जाएंगे तो ये कील भी, ये जो कील है, ये जो नेल है, ये भी दूसरी छोटी छोटी कीलों को अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अब ये भी मैग्नेट बन गई है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे मैग्नेट लगाया हुआ है, इसकी सारी जो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल है वो अलाइन हो गए। अब ये दूसरे छोटे छोटे कीलों को भी अट्रैक्ट करेगी इस तरह से।
अब ये भी मैग्नेट बन गया, मतलब अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन गया, ये एक मैग्नेट बन गया है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको हटाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड को, ये दोबारा पुरानी शेप में आ जाएगा, मैग्नेटिज्म खत्म, ठीक हो गया। अब आते हैं हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें जो कोबाल्ट, निकल और स्टील वगैरह आ जाता है, मेन स्टील आता है इसमें। अब ये ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जिनके जो मैग्नेटिक ये डायपोल्स है, इनको अलाइन करना भी मुश्किल होता है, और अगर ये एक दफ़ा अलाइन हो जाएं तो इनको डिसअलाइन करना भी मुश्किल होता है। किस तरह से? मान लीजिए अब इनको अलाइन करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, मतलब थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, कोई नहीं अलाइन हुए, मैंने और ज़्यादा अप्लाई की और फिर अलाइन हुए, फिर और ज़्यादा की फिर अलाइन हुए, यानी इनको अलाइन करना मुश्किल होता है एक ही डायरेक्शन में। अब मान लें मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की और ये सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ये सारे क्या हुए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखा कि जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया तो ये अलाइन ही रहे, ये डिसअलाइन नहीं हुए। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव किया तो ये अलाइन ही रहे, ये डिसअलाइन नहीं हुए, ठीक है। अगर कुछ देर बाद हो जाएंगे, ये नहीं हमेशा के लिए अलाइन ही रहेंगे, लेकिन पहले था मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने बंद की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना बंद किया, एकदम से डिसअलाइन हो गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक दफ़ा अलाइन हो गए, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर दिया, अब ये डिसअलाइन आराम आराम से होंगे, ये नहीं कि एकदम हो जाएंगे, आराम आराम से, बहुत ज़्यादा आहिस्ता, यानी कि इनको अलाइन करना भी मुश्किल है और डिसअलाइन करना भी मुश्किल है। ये हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जिनकी बेस्ट एग्जांपल एक स्टील होता है, ठीक है। एक और इसमें आता है, उसका नाम था एलनिको, एलनिको, ठीक है। ये हमारे पास एलॉय होता है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट वगैरह का, कि जिस ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन सकता है, ठीक है। एलनिको वगैरह, एलनिको हो गया, स्टील हो गया, इन्हीं से ही हमारे पास परमानेंट मैग्नेट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है कि एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे करें, लास्ट चीज़ है तकरीबन, एक मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे करें। याद रखें कि जब हम ये अलाइन हो गई, ठीक है, अब इसको मैग्नेटिज्म तब ख़त्म होगा जब ये डिसअलाइन होगी, ठीक है। तो अगर मैं इनको टेम्परेचर इनका हाई करूं, टेम्परेचर हाई करूं, तो फिर मैग्नेट जो है वो उसमें से मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। जैसे एक मैग्नेट है, उसको आप आग में फेंक दें, एक मैग्नेट है, उसको आप आग में फेंक दें, उसके बाद आग से निकालेंगे तो वो फिर मैग्नेट ही रहेगा, वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके अंदर से मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोई भी मैग्नेट है, उसमें जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में लाइन हुए थे, वो सारे डिसअलाइन दोबारा से हो जाते हैं और मैग्नेट का मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है तो कैसे ख़त्म करें, तो आप कहना टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक हो गया। आखिरी एक और टर्म आती है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस behaves like paramagnetic substances, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, देखिए एक चीज याद रखनी है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसमें क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाएगा। अब किस तरह से, पैरामैग्नेटिक में कोई डोमेन वगैरह नहीं होती, उसमें अगर कोई भी आप स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट करें उसमें भी सारी एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट डिसअलाइन ही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई स्मॉल पोर्शन देखें तो इसमें अलाइन होंगी, ठीक है, डोमेन्स इसमें बनती हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये जितनी भी डोमेन्स हैं कि जिनमें ये अलाइनमेंट है, एक डोमेन की बात करें तो इनमें अलाइनमेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये सारी डोमेन्स भी डिसअलाइन हो जाएगी। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल
पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर ये फेरो पैरा में की तरह बिहेव करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक हो गया, मतलब जितनी डोमेन्स है जो भी लाइन है ये भी सारी डिसलाइन हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसमें हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस तरह से बनते हैं। तो अब वो देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट किस तरह से बनते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कॉइल लेते हैं, कॉइल, उसके साथ बैटरी अटैच करते हैं, ठीक है, और उसमें मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर एग्जांपल स्टील ले लें या आयरन ले लें, कुछ भी स्टील ले लें, ठीक है, उसको मोल्टन फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, इसमें रख देते हैं, मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। अब मोल्टन फॉर्म में रख देते हैं तो क्या होता है कि इसकी सारी ये जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है ये डिसअलाइन है, ठीक है। और जब हम इसको ऐसे करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें सारी जो एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट है, ये जो डोमेन्स वगैरह हैं, ये सारी अलाइन हो जाती हैं, ये सारी क्या होती हैं, अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। और जब हम अलाइन हो जाती हैं तो हमें पता है कि इनको अलाइन जब हो जाएं तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड जब ख़त्म कर दें तब भी ये डिसअलाइन नहीं होती, बहुत मुश्किल से होती हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसमें जब करंट ख़त्म कर दिया, ये सारी तो अलाइन हुई हुई हैं। अब जब ये मैग्नेटिक, ये जो मटेरियल है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, जब ये ठंडा होगा, जब ये ठंडा होगा तो ये एक परमानेंट मैग्नेट बन चुका होगा। अब इसकी जो एक दफ़ा लाइन होगी अब वो डिसअलाइन नहीं होगी, अब वो हमेशा के लिए अलाइन होगी। डिसअलाइन तभी होगी जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज उसका कर देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बार में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा लंबा ये लेक्चर हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टोटल कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो फिर लंबी लंबी वीडियो आपको देखने की आदत डालनी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।